हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर। मैं आज आप सभी स्टूडेंटों को सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट से फिफ्थ सेम का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो आपका बुक है उसका आज मैं पहला वीडियो जारी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की। तो देखिए, जब भी कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग को बनाता है तो सबसे पहले वो ये चीज़ सोचता है कि इसे बनाने में हमें कितनी खर्च होगी, ठीक है, और उसे बनाने में कितना हमें टाइम लगेगा। वो इस तरह का कुछ प्लानिंग करता है। फिर वो ये भी तो देखता है कि इसे बनाने के बाद बेचने में हमें किस तरह के फ़ायदे होंगे। तो ये सारी चीज़ ये आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस्टिमेटिंग का एक सिंपल डिफिनीसन से। तो देखिए, एस्टिमेटिंग क्या होता है। तो एस्टिमेटिंग को हम डिफाइन करते हैं। एस्टिमेटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टू फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड देन कैलकुलेटेड द कॉस्ट एट सुटेबल रेट। दैट मीन्स क्या हुआ कि एस्टिमेटिंग को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एस्टिमेटिंग क्या होता है कि ये हमें एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग ये ज्ञात कर पाते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी लगेगी कोई प्रोजेक्ट को क्लियर करने में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात हमें पता होगा कि अगर हमारा उसका सुटेबल रेट कितनी है, उस रेट के अनुसार से हम ये भी बात पता कर सकते हैं कि उस वर्क को करने में जो हमारी क्वांटिटी लग रही है उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। इट प्ले क्रिटिकल रोल इन द सिविल इंजीनियरिंग। और इसका जो रोल है सिविल इंजीनियरिंग में वो काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण पड़ता है। क्योंकि बिना आप एस्टिमेटिंग किए अगर आप कोई घर ही बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा जब आप घर बनाएंगे तब, कि हो सकता है कि आपको घर का प्रोजेक्ट पूरा करने में बीच में ही एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि आपके पास या तो क्वांटिटी कम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मनी कम हो जाए, नहीं, या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। तो ये सारे प्रोसेस को दूर हम करते हैं एस्टिमेटिंग से, ठीक है। तो इफ़ एस्टिमेटिंग इज नॉट कैलकुलेटेड, अगर आप एस्टिमेटिंग को कैलकुलेट नहीं करते हो, इट में सो हैपेंस दैट द वर्क हैज नोट बी कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फंड एंड मटेरियल। अगर आप एस्टिमेटिंग को क्लियर नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका वो वर्क कंटिन्यू हो ही ना, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें फंड या मटेरियल की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो तो आपने ये बात समझ गया कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन द एस्टिमेटिंग एंड पर्पस ऑफ इट्स। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टिमेटिंग क्या है, इनके आप पर्पस को लिखें, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया कि एस्टिमेटिंग क्या है। अब आप देखिए कि पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग होता क्या है, क्या क्या आखिर आपका पर्पस होता है। तो देयर आर मेनी पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, सम इम्पोर्टेंट पर्पस आर। तो जो पर्पस होता है एस्टिमेटिंग का वो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो निम्न है। देखिए कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर आप देखिए, पहला नंबर में क्या है। तो पहला नंबर में to know the approximate quantity of various material which used in civil engineering project। तो जैसा कि आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई डैम बनाते हैं या कोई ब्रिज बनाते हैं, तो उस ब्रिज या डैम या फिर बिल्डिंग बनाने में जो आपका बहुत सारे टाइप का जो सिविल इंजीनियरिंग जो आपको क्वांटिटी जो आपको मटेरियल होता है, ठीक है, उस मटेरियल के बारे में आप क्या जान सकते हैं कि उस मटेरियल का कितना क्वांटिटी आपको लगेगा, ये बात आप जान सकते हैं। नहीं, तो इसका मतलब हुआ टू नो दी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, यानी कि आप जो क्वांटिटी लगेगा उसका अप्रॉक्सीमेट आप निकाल सकते हैं कि कितना लगेगा, ठीक है। और वेरियस मटेरियल विच यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो आपके प्रोजेक्ट में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, पहला पर्पस समझ गए। दूसरा, टू नो दी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क। तो अगर आप ये बात जान जाएं कि अगर आपका कितने मटेरियल लगते हैं और उस मटेरियल का अगर आपको रेट पता हो, तो इसका मतलब आप ये बात समझ सकते हैं या ये बात आप ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस वर्क का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, यानी लगभग कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, ये आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है टू नो दी अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्ट टाइम। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका वो प्रोजेक्ट पूरा क्लियर करने में कितने दिन लगेंगे,
ठीक है। जैसे बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग बनाएंगे तो कम दिन लगेगा, बड़ा सा बिल्डिंग बनाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, डैम बनाएंगे तो और भी ज़्यादा दिन लगेगा। ऐसा ना हो कि छोटा सा बिल्डिंग बना रहे हैं और आपका टाइम ही ज़्यादा लग जाए। तो टाइम अगर आपका ज़्यादा लग जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई बिल्डिंग को बनाता है और वो बनाकर बेचता है और उसे बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें क्या होगा, लॉस हो सकता है। ठीक है। अगला देखिए, 4th नंबर देखिए, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू वंस बिफोर गोइंग टू कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको जब आप कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं बिल्डिंग को, करने से पहले आप ये बात देख सकते हैं कि इसमें कितनी मतलब पैसे लगते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने घर का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। जैसे माने कि आपके पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे से घर बनाना चाहते हैं, पर आपके पास वो पैसे कुछ कम पड़ जाए, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे कि ताकि आपको बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बीच में ना हो, यानी कि आप जो घर बना रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फॉर इनवाइट टेंडर्स एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या है कि अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले टेंडर पास होता है, लोग टेंडर लेते हैं, ठीक है, फिर टेंडर लेने के बाद ठीक है, तो टेंडर लेने के बाद वो घर का आगे का या फिर वो जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट का आगे का वर्क होता है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेटिंग अगर नहीं करके रखते हैं, तो आप कैसे ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक टेंडर देना चाहते हैं, कितना तक में देना चाहते हैं? नहीं, तो इसके लिए कि आप टेंडर दे सको, उसे अरेंज कर सको अच्छे से, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको करना पड़ता है कि उस बिल्डिंग का पहले आपको एस्टिमेटिंग निकालनी होती है। ठीक है, तो चलिए, जो भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा उन सारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टेंडर निकालने से पहले आपको उसको एस्टिमेटिंग करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अगला है टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। अब आप जितना मानी कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति बनवा रहा है, ठीक है, एक गवर्नमेंट बनवा रही है, ठीक है, और उसे बनाने के बाद उसे बेचनी भी है, ठीक है, तो फिर वो एस्टिमेटिंग अगर ना करके रखे, ठीक है, और वो बनाए और बाद में उसे बेचे, तो उन्हें ये बात कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितनी खर्च हुई? नहीं, वो अगर कम में बेच देंगे तो उन्हें लॉस लग जाएगी, वो ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो वो प्रॉफिट में होगी। अगर कोई भी काम करते लोग तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले ही पता अगर चल जाए कि आपकी बिल्डिंग में कितने पैसे लगे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगे हैं, ठीक है, अगर उस प्रोजेक्ट का अगर आप पैसे के बारे में जान जाते हैं और ये भी बात डिसाइड कर लेते हैं, सपोज दैट कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मान लीजिए कि उसमें अगर आपको 10 रूम है मान लेते हैं, और अगर आप हर रूम का अगर आप कॉस्ट पर मंथ निकाल लेते हैं, या फिर आपको वो रूम ही अगर आपको बेचनी है, तो अगर सब रूम का आप कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ इतना में हमें बेचनी है, और मेरा जो एस्टिमेटिंग करके निकालेंगे कि हाँ मेरा इतना में वो मेरा बिल्डिंग बन के तैयार होगा। तो अगर आपका बिल्डिंग बन के तैयार होने में जो पैसे लगेंगे वो आपका कम होना चाहिए, क्योंकि आपको जितने में बेचनी है तभी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बात होता है, यानी आप क्या कर लेते हैं, टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो आई होप कि आपने ये 6 पॉइंट समझे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है टू नो एन आइडिया अबाउट लेबर कॉस्ट। तभी तो आप अगर एस्टिमेटिंग करके रखेंगे तभी तो आपको ये बात भी पता चल सकता है कि आपको लेबर में कितनी कॉस्ट लगेगी। जिस तरह आपको हमने पहले बताया कि आपको ये बात पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी जो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज होता है, आप उनका कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर आपको ये बात पता चल जाए कि उसकी कितनी मात्रा यूज होती है और उनके पर यूनिट के जो हिसाब होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेरियस मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये बात भी तो पता चलनी चाहिए कि हमारे लेबर में कितना कॉस्ट लग रहा है। नहीं तो ये बात भी आपको पता चल जाता है। किस में पता चल जाता है? एस्टिमेटिंग करते हैं तब पता चल जाता है। तो ये इनका क्या एक तरह का पर्पस है जो कि इम्पोर्टेंट है, टू नो एन आइडिया अबाउट लेबर कॉस्ट। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं देखते हैं टू ऑब्टेन टेक्निकल सैंक्शन। अब होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है और आपको किसी जगह पे बनानी है तो वो आपको वहाँ पर क्या है कि आपको पहले से उसे पास करानी होती है कि हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। नहीं, वो पास कराने में भी आपको कुछ पैसे खर्च होते हैं, ऑफिशियल वर्क होती है, कुछ कागजात वर्क होती है। नहीं तो ये सब आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, एस्टिमेटिंग करके रखेंगे तभी तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल।
हाँ, ये भी उसी तरह का कुछ पॉइंट है। ये आपको टेक्निकल सेक्शन के लिए है, ठीक है, सेक्शन के लिए है। और ये आपको है कि वो सरकार आपको ये बात देगी कि हाँ अप्रूवल कर देगी कि हाँ आप यहाँ पर क्या करो, ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी बात भी आपको कब पता चलेगी, जब आप एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करके देंगे, तब आप एस्टिमेटिंग करके देंगे तभी तो ये पता चलेगा। मान लीजिए कि वो 5 लाख का टेंडर है और आपने उससे 10 लाख में 10 लाख का उससे बना कर दे दिए। नहीं, आपने बोला नहीं 10 लाख खर्च होगा, तो वो तो बोलेगी ना कि ये नहीं, ये संभव नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यानी आप उसको एस्टिमेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए आपको एस्टिमेटिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो कोई दूसरे व्यक्ति अगर उससे एस्टिमेटिंग करके देंगे तो फिर उनको मिल जाएगा, ठीक है। आप एस्टिमेटिंग ठीक से नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब कहता है अगला पॉइंट 10 नंबर पॉइंट है, प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम ड्यूरिंग वर्क। जब आपका वर्क स्टार्ट होगा, जब आपका वर्क स्टार्ट होगा तो उस वर्क स्टार्ट जो कंटिन्यू चलते रहेगा, उस समय क्या होगा कि आपका टोटल जो रिपोर्ट होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, वो आपको हमेशा ही मिलते रहेगा, क्योंकि आपने एस्टिमेटिंग कर रखा है कि इतने टाइम पे हमें ये खर्च करनी है, इतने टाइम पे हमें ये खर्च करनी है। नहीं, तो वो जो तरह तरह के आपका जो बाद में खर्च होगी, अगर वो सब आप पहले से ही आप जोड़ कर रखते हैं तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसे जोड़ कर नहीं रखेंगे तो आप फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना आगे, ठीक है। तो इसी के लिए यानी कि जब आप एस्टिमेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि वो आपका हमेशा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कोई भी अगर आपको ये रिपोर्ट मांगेंगे तो आप उससे रिपोर्ट आप कभी भी दे सकते हैं। यानी कि आप रिपोर्ट जो है आपको ऑल टाइम आपका क्या होगा, मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। अगला है अवॉइड अनवांटेड लॉस इन प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट में लॉस हो जाती है बाद में आप एस्टिमेटिंग ना किए और बिना एस्टिमेटिंग की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कुछ बाद में आपको लॉस लगा देंगे, पैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ में खर्च हो जाएगी। नहीं, मान लीजिए कि कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक मिक्सर मशीन आपने ला के रखा, ठीक है, और वो ख़राब हो गया, वो आज ठीक भी नहीं हो पा रहा है, कल भी ठीक नहीं हो पा रहा है, परसों भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और अगर वो 3 दिन तक ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आपकी खर्च तो बढ़ेगी ना कुछ, ठीक है। इस तरह का अनवांटेड आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के अनवांटेड लॉस से बचने के लिए आपको पहले ही क्या कर लेना चाहिए, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को जो एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन द एस्टिमेटिंग व्हाट इज, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एस्टिमेटिंग का आप क्या करो, डिफाइन करो एंड इस पर्पस को क्या करिए, लिखिए। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि इससे पहले मैंने आपको जो बातें बताई थी कि एस्टिमेटिंग क्या होता है वो हमने आपको समझाया, ठीक है। हो सकता है कि मेरा पहला वीडियो है तो मैं कुछ रनिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ऐसा। मैं अपनी इस तरह की कुछ खामियां जो भी मेरे पास होगी उसे मैं धीरे धीरे दूर कर लूँगा, ठीक है। हम अपने पर काफ़ी प्रयास करेंगे दूर कर सकें, ठीक है। और आप लोग को एक अच्छी तरह से आपको पूरा ये जो पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो 5th सेम है, इसे मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एस्टिमेटिंग का डिफिनीशन तो आपका हो गया, ठीक है, और उसका पर्पस में आप देखेंगे तो 6 पॉइंट आपको यहाँ तक बताए, ठीक है, और आपको यहाँ पर यानी कि टोटल 11 पॉइंट बताए, ठीक है। अगर आपको 11 पॉइंट अगर आपको पहले से पता रहेगा तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जवाब देंगे, तो हो सकता है कि आप वो 11 को भूलते कम से कम 8-10 भी तो पॉइंट अच्छे पॉइंट आपको याद रहेगी, ठीक है। इसलिए हमने आपको जो है वो 11 जो है आपको पर्पस बताए हैं, ठीक है। आई होप कि आप एस्टिमेटिंग एंड पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब अगला है कि टाइप ऑफ एस्टिमेटिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि एस्टिमेटिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उन्हें हम दूर करेंगे। थैंक्स आज की इस वीडियो को देखने के लिए। आज का सेशन अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला सेशन आपके लिए, अगला वीडियो हम आपको जारी इसके बाद कर देंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।